हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं हमारी वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की वीडियो नंबर 6। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वीडियो नंबर 5, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। हम लोगों ने वहां कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन किया कि सर बर्थ रेट क्या थी उस टाइम पे, डेथ रेट क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि सर वहां पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कैसी थी। ये हम लोगों ने चीजें वहां पर डिस्कस करी थी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ये सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था सर इंडिया का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हमारी जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली जनसंख्या है, ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आप लोगों ने 3 सेक्टर के बारे में 7th 8th में भी पढ़ा है। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है वो कितनी प्राइमरी में, कितनी सेकेंडरी में, कितनी टर्शियरी में, इसको स्टडी करना, एनालाइज करना, ये कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, कैसा था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 6। देखिए क्या बोला है, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 से पहले वाली शाम हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उस टाइम इकोनॉमी का, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर सर एक यू बात करें कि सर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे, मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। हम लोगों ने शुरुआती वीडियोस में बात करी कि बिफोर कॉलोनियल रूल हमारी 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए उस टाइम पे 72% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मैंने आपको बोला था ये याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, नियरली 72.7%, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, 72.7, nearly 72.7% population was engaged in agriculture। कितनी पॉपुलेशन थी, 72.7%। नेक्स्ट, greater dependence on agriculture implied less availability of land per head of farming population। अभी समझना, इंडिया की यूं कहेगी 3/4 पॉपुलेशन, नियर अराउंड 3/4 पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है तो उससे क्या होगा सर, अगर ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होगी ना तो फार्मिंग जो पॉपुलेशन है, जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, पर हेड अवेलेबिलिटी। अभी समझना सर, अगर हमारे पास टोटल इतनी लैंड अवेलेबल है और हमारी 1/3 पॉपुलेशन, अगर सॉरी 1/3 क्या 3/4 पॉपुलेशन मतलब 72.7% अप्रॉक्स पॉपुलेशन अगर हमारी एग्रीकल्चर में एंगेज है, उस वक्त अगर हम बात करें तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, सर एक आदमी को कितनी लैंड की अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए उसको बोलते हैं पर हेड अवेलेबिलिटी। तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, कम। अगर इतनी सी जगह में ज्यादा लोग आएंगे तो सबके लिए जगह ज्यादा होगी या कम होगी, कम होती चली जाएगी। जितने लोग कम होंगे उतनी अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो क्या बोला, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंप्लाइड lesser availability of land per head of farming population। देखो ये एग्रीकल्चर वाली चीज आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद रह जाएगी। 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। नेक्स्ट, जितने ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में होंगे उतनी लैंड की अवेलेबिलिटी कम होगी। ये 72.7 से आप याद रख सकते हो कि हायर द पॉपुलेशन लेसर द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सर, एग्रीकल्चर वाज टेकन largely as a means of subsistence and less means of occupation। सर एग्रीकल्चर उस टाइम पे लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस की तरफ काम में लेते थे। सब्सिस्टेंस मतलब सर खुद के जीवन जीने के लिए काम में कर देते थे, खाने पीने के लिए, मतलब खेती बाड़ी भी करते थे तो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए। सब्सिस्टेंस मतलब क्या हो गया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे खेती बाड़ी, मतलब ज्यादातर लोग तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। और बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी थी जो एग्रीकल्चर को ऑक्यूपेशन मानती थी। अगर हम बात करें सर, आप लोग बोलोगे सर ब्रिटिशर्स ने हमें कमर्शियलाइज करवा, हमें सिखाया कि एग्रीकल्चर को कैसे कमर्शियलाइज करना है, तो ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन माने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ।
देखिए बहुत सारी पॉपुलेशन तो ऑक्यूपेशन मानने लग गई, बट बहुत सी पॉपुलेशन अभी भी ऐसी थी जो फार्मिंग को क्या मानती थी, एग्रीकल्चर को क्या मानती थी, एज मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब जिंदगी जीने का जरिया मानती थी। सर खुद के लिए खाएंगे, विलेज आर्टिसंस को खिलाएंगे, वो वाली चीज थी। तो एग्रीकल्चर वाज लार्जली टेकन एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज अ मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन। और एग्रीकल्चर को बिजनेस बहुत कम लोगों ने माना, बाकी लोगों ने क्या माना, एग्रीकल्चर को एज ए सब्सिस्टेंस मान के अडॉप्ट किया था। आई बात समझ में? तीन चीजें देखी, पॉपुलेशन 72.7%, सेकंड हायर द पॉपुलेशन ग्रेटर द डिपेंडेंस, लेसर द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर वाज टेकन एज अ मींस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज अ मींस ऑफ ऑक्यूपेशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की। इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा। सेकेंडरी सेक्टर में जनरली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये आती है। तो इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर का जो फीचर पॉइंट क्या बोलता है कि नियरली 10% पॉपुलेशन वाज एंगेज इन इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। केवल 10% पॉपुलेशन आज की, मतलब सॉरी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस में एंगेज थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज थी। टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 10% पॉपुलेशन किस में थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर की बात करी जाए, टर्शियरी सेक्टर में नियर अराउंड 17 to 18% पॉपुलेशन ही एंगेज थी। देखिए 72 इसमें बच गई, 72% पॉपुलेशन इसमें एग्रीकल्चर में चली गई, बची 27 to 28% पॉपुलेशन। 27 to 28 में से 10% तो कहां चली गई, सेकेंडरी सेक्टर में। जो भी बची 17-18% वो पॉपुलेशन किसमें थी, टर्शियरी सेक्टर में। और हम बात करें उस टाइम पे, अगर दूसरी कंट्रीज को देखा जाए, जैसे जापान है, यूएसए है, रशिया वगैरह कंट्रीज थी, तो इन कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी कंट्री के अंदर जो ये रेट थी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये काफी कम था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जो दूसरी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके कंपैरिजन में इंडिया के अंदर तो बहुत कम पॉपुलेशन थी जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एंगेज थी। आई बात समझ में? सेकेंडरी में 10%, टर्शियरी में 17 to 18%। क्या बोला, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए एटसेट्रा, इट वाज टू लो एट दैट टाइम। और उस समय ये बहुत कम थी। 72.7 एग्रीकल्चर में, 10% सेकेंडरी में, 17 to 18% टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखिए ये तीनों पॉइंट लाइन वाइज है, मैंने तीनों को आपको चार्ट के फॉर्म में शो किया ताकि आपको इजीली करेक्ट कर पाओ आप। अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या बोलता है सर, अनबैलेंस होने का मतलब है तीनों सेक्टर में जब ग्रोथ अलग अलग रेट पे हो, या यूं कहें कि तीनों सेक्टर में जब डेवलपमेंट, या तीनों सेक्टर में जब या जो पॉपुलेशन है, अगर वो तीनों सेक्टर के अंदर डिफरेंट परसेंटेज की पॉपुलेशन हो, तो वहां पर जो ग्रोथ होगी वो अनबैलेंस्ड होगी। देखिए यहाँ पे 72% पॉपुलेशन, यहाँ 10% या 17 to 18%, तो तीनों सेक्टर क्या है, अनबैलेंस्ड है सर। ग्रोथ बैलेंस कब होती है, जब तीनों सेक्टर एक साथ डेवलप होते हैं। यहाँ पे तो सर ये सेक्टर ज्यादा आगे था, एग्रीकल्चर, फिर टर्शियरी और लास्ट सेकेंडरी सेक्टर। तो सर तीनों सेक्टर्स के बीच में जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, अनबैलेंस्ड थी। देखिए क्या बोल रहा है, ग्रोथ वाज हाईली अनबैलेंस्ड एज ऑल द सेक्टर्स आर नॉट इक्वली डेवलप्ड। ग्रोथ हाईली अनबैलेंस्ड थी सर, सारे सेक्टर्स इक्वली डेवलप नहीं हुए थे। केवल एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा थी, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था तो भी उसमें हुआ था। सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स वर नॉट हाईली डेवलप्ड, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो थी हमारी उस टाइम पे कैसी थी, हाईली अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। नेक्स्ट, इन इंडिया टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वर इन द इन्फेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और उस टाइम पे अगर बात करें तो टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ शुरू ही हुए थे सर। अगर हम बात करें इन्फेंट स्टेज मतलब अभी सिर्फ केवल उनका बचपन था, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का सिर्फ बचपन था सर वहां पे। अभी तो वो बड़े भी नहीं हुए थे टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अभी मेन लीड किसने ली हुई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर ने। एक बार 1 मिनट के लिए वापस रिकैप करते क्या क्या बोला। एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करी जाए, 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। ग्रेटर दी पॉपुलेशन, या यूं कहें कि ग्रेटर दी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, लेस दी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेक्टेयर ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन। थर्ड हम लोगों ने बोला उसी के अंदर कि सर एग्रीकल्चर वाज लार्जली टेकन एज अ मींस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज अ मींस ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री की बात करी जाए, 10% पॉपुलेशन कहां पर थी सर, सेकेंडरी में, और 17 to 18% टर्शियरी में। एंड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए, इट वाज टू लो एट दैट टाइम। और थर्ड अगर बात करें अनबैलेंस्ड ग्रोथ, तो ग्रोथ वाज हाईली अनबैलेंस्ड ड्यू टू ग्रोथ वाज हाईली अनबैलेंस्ड
as all the sectors were not equally developed, तीनों सेक्टर्स इक्वली डेवलप नहीं थे। एग्रीकल्चर में 72, यहाँ पे 10 और 18%। और नेक्स्ट बोला कि टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर्स अपनी इन्फेंट स्टेज में थे सर, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए थे टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। आई बात समझ में? एक बार आप लोग ये फटाफट नोट डाउन करिए, आगे एक बहुत अच्छा टॉपिक देखते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कैसी थी, ध्यान से सुनना सर। उस टाइम पर हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत बेकार था। हमारे यहाँ पर प्रॉपर रोड्स नहीं थे, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर हमारे पास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं थी, ना हमारे पास प्रॉपर एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स वगैरह थे। हमारे पास ना तो लाइटिंग फैसिलिटीज थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हॉस्पिटल्स वगैरह प्रॉपर थे। बट फिर भी अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने कुछ एफर्ट्स तो लिए थे ताकि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया जा सके। अभी आप लोग बोलेंगे सर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बेटा वो खुद के बेनिफिट के लिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारी चीजें डेवलप करी थी, बट उसका बेनिफिट उनके खुद तक ही लिमिटेड था। मतलब उन्होंने कभी भी उसका बेनिफिट इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन पब्लिक को नहीं लेने दिया। तो देखते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे थी। सर क्या बोला है, द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर ऑल्दो कॉलोनियल गवर्नमेंट took some efforts to improve the condition of India's infrastructure but for their benefits only। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है रेलवेज। ठीक है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में जो हम रेलवेज देखते हैं ये रेलवेज ब्रिटिशर्स की देन है। ब्रिटिशर्स ने हमारे को रेलवेज लाके दिया। रेलवेज लाने का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को जाता है। इंडिया में रेलवेज डेवलप करवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पर उस टाइम पे उनका सोल मोटिव क्या था कि सर इंडिया के अंदर जितने भी उनके फिनिश गुड्स है उसको इंडिया के इंटीरियर्स तक पहुंचाना। इंडिया के इंटीरियर्स तक फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से बनके इंडिया में आ रहे थे उनको पहुंचाने का जो मेन एम था उसको किस सोर्स से पूरा किया गया? रेलवेज से। बाद में जैसे जब कॉलोनियल रूल रहा तब तक तो रेलवेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए और इंडियन सिटीजन्स के लिए काफी बड़ा ही बैन साबित हुआ। बट आफ्टर कॉलोनियल रूल इट वॉज अ ग्रेट गिफ्ट गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया। और रेलवेज एक यूं कहें कि की फैक्टर बन के निकला हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में। देखिए क्या बोला है, इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। उनका यूं कहें कि डेवलप कराने का मेन रीजन क्या था? टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। इंटीरियर्स जो इंडिया का जो इंटीरियर्स थे, छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे कस्बे थे, वहां तक जो ब्रिटिशर्स अपने गुड्स पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स यूज्ड रेलवेज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, बट आफ्टर कॉलोनियल पीरियड रेलवेज बिकम की फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। देखिए ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल तो हमारा जो रेलवेज था हमारे लिए वो काफी बहुत बड़ा श्राप साबित था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह उसको सबको बर्बाद करके रख दिया था रेलवेज ने। क्यों? ब्रिटिशर्स अपने सस्ते गुड्स और इजीली अवेलेबल जो गुड्स थे वो पहुंचा रहे थे हमारे इंडिया के इंटीरियर्स में, और वहीं हमारे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, हैंडमेड गुड्स थे, उनकी कॉस्ट हाई होने की वजह से लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे थे, कॉलोनियल रूल पे, तो वो हमारे लिए एक श्राप की तरह साबित हुआ। बट आफ्टर कॉलोनियल रूल आप देख रहे हैं कि सर इंडिया में रेलवेज कितना 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 की फैक्टर बन चुका है डेवलपमेंट के लिए। अगर अभी हम बात करें कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है, केवल कोरोना पेंडेमिक के टाइम इंडिया में रेलवेज बंद हुए, बाकी कभी भी इंडिया में रेलवेज बंद नहीं हुए। तो रेलवेज एक की फैक्टर है सर इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रोड्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? रोड बनवाया सर। उस समय कॉलोनियल रूल से पहले हमारे पास रोड्स अवेलेबल नहीं थे सर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? रोड्स बनवाए। अब रोड बनवाने के पीछे सर क्या मकसद था? रोड इसलिए बनवाए ताकि जो रॉ मटेरियल हम हमारी यहां से इंडिया से ब्रिटेन भेज सके, वो रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से इजीली कहां से, गांवों से, जो इंडिया के जो इंटीरियर्स है वहां से पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स तक प्रॉपर ले जाया जा सके। रोड अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो प्रॉपर जो रॉ मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल को इजीली और अर्ली हम पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स तक नहीं पहुंचा सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे यहाँ पर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनवाए ताकि रोड्स बनवाए ताकि जो भी हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाने वाला था ब्रिटेन, वो इजीली और फटाफट कहां पहुंच सके? पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे पहुंच सके। देखिए क्या बोला है,
रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री टू पोर्ट्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जोर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको भी डेवलप करवाया। देखिए क्या बोला, पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। पोर्ट्स बनाए गए थे, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए गए। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, समुद्र के किनारे पे जहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स पड़े हुए रहते हैं, उनको पोर्ट्स बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स बनवाए ताकि बाहर से आने वाले जो फिनिश गुड्स है, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आ रहे थे, उसका जो स्टॉक है संभाला जा सके, और यहां से जो रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन, उसको प्रॉपरली पोर्ट पे इकट्ठा किया जा सके। तो ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अभी समझना, ब्रिटिशर्स ने ही पोस्ट और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप लोगों ने केसरी मूवी देखी है तो आप लोगों को पता होगा, वहां पे टेलीग्राफ चलता था, उसमें टेलीग्राफ दिखाया कैसा दिखता है टेलीग्राम, जिसको हम तार बोलते हैं। कुछ पहले के जमाने में लोग तार बोला करते थे। वहां पर लेटर्स, सिंगल लेटर्स के थ्रू कांटेक्ट किया जाता था एक दूसरे से। तो ब्रिटिशर्स ने पोस्ट और टेलीग्राम बनवाया, ताकि टेलीग्राफ फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करवाएगी, ताकि ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑल ओवर कंट्री, वो प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया सर पोस्ट और टेलीग्राफ, ताकि इंडिया के अंदर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके। हम लोगों ने 4 चीजें देखी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रेलवे बनाया तो था ब्रिटिशर्स ने, पर खुद के बेनिफिट के लिए, बट लेटर ऑन it proved to be a key factor of development. Second, roads were developed to transport raw material from different parts of country to the ports. Air and water transport facilities were also developed by the Britishers so that they can handle import and export of raw material and finished goods. और fourth, communication की अगर हम बात करें तो post and telegraph were introduced by the British government to manage the administrative services, administrative facilities. आया समझ में? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ की फैक्टर्स है, ये कुछ की पॉइंट्स है जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे फीचर्स बताते हैं। तो एक बार फटाफट आप लोग इन लोगों के इस पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, हम आगे बात करते हैं। फास्ट, देखिए आज हम लोगों ने बात करी 2 टॉपिक्स के ऊपर। पहला हम लोगों ने देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, हमने वहां पर बात करी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अनबैलेंस ग्रोथ। और नेक्स्ट हम लोगों ने बात की इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, और लास्ट हम लोगों ने बात करी कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हम लोग आने वाली वीडियो में इस टॉपिक को एंड करेंगे और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो वो भी देखेंगे। अगर आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी डाउट आता है, देखिए वैसे तो टॉपिक बहुत ईजी है, केवल आपको थोड़ा सा शांति से समझना है कि क्या क्या चीजें दे रखी है। ये पूरी हिस्ट्री, ये पूरी क्या हिस्ट्री है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की हालत क्या क्या थी। अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी कि एग्रीकल्चर की हालत क्या थी, हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बात करी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन सेक्टर के बारे में बात करी, फॉरेन सेक्टर की हालत क्या थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करी, और अभी हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। ये सारे फीचर्स, ये सारी जो चीजें हैं कि सर कंपोनेंट्स देखे हम लोगों ने कि इनके अंदर क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हमारी ये वीडियो यही एंड होती है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगता है तो कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए ना, मुझे वहां करेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक समझ में नहीं है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।